नमस्कार छात्रों, YouTube चैनल जीके आर्ट पर एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। छात्रों, हम उम्मीद कर रहे होंगे कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी इस कोरोना के समय में भी, जहां पर सारे बच्चे घर में पैक हैं, घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं, और यही चाहिए भी, क्योंकि अगर आपको सुरक्षित रहना है तो फिर आपको घर में ही रहकर अपनी पढ़ाई को करना पड़ेगा। दूसरी बड़ी बात कि मेरे YouTube चैनल के माध्यम से अभी तक जो भी बच्चे जुड़े हुए हैं या जो मेरे वीडियो को कंटिन्यू देखते हैं, उनके लिए थोड़ी सी समस्याएं इधर ये रही कि मैं पिछले 10 दिनों के अंदर सिर्फ एक वीडियो को अपलोड कर पाया। तो जो छात्र मेरे वीडियो को कंटिन्यू देखते हैं उनके लिए थोड़ा सा यहाँ पर परेशानी रही, क्योंकि कमेंट के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से या डायरेक्ट फ़ोन करके जिस तरह से बच्चों ने बताया कि सर आप वीडियो को डेली डाला कीजिए, क्योंकि हम लोग आप ही के चैनल पर आश्रित हैं पूरी तरह से अपनी तैयारी करने के लिए। तो छात्रों, मैं आपसे इसके लिए सॉरी बोलता हूं कि आगे फिर ऐसी कोई समस्याएं नहीं होगी। तबीयत बिल्कुल सही है अभी, तो आगे किसी प्रकार की अब कोई समस्या नहीं होगी। तो आज हम आपके सामने, चूँकि एक अंतराल हुआ है और इस अंतराल में जो आपका एक क्रम टूट गया है पढ़ने का मेरे चैनल से, तो आज सोच रहे हैं कि एक ऐसे चैप्टर को पढ़ाएं जहाँ से थोड़ा सा आपका इंटरेस्ट जगे, और एक ऐसा चैप्टर हो जहाँ से क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में बिल्कुल पूछे ही जाते हैं। ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं है जहाँ से इस चैप्टर से संबंधित कोई प्रश्न न आया हो। मैं जिस चैप्टर की बात कर रहा हूँ वो बायोलॉजी का एक चैप्टर है, डाइजेस्टिव सिस्टम। तो मैं आपको बता देता हूँ कि डाइजेस्टिव सिस्टम जो आज मैं पढ़ाऊँगा, उस डाइजेस्टिव सिस्टम से जितने भी क्वेश्चन हैं अभी तक जो पूर्ववर्ती एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, या हम ये भी कहें कि आप शेट प्रैक्टिस वगैरह करते होंगे तो जो एग्ज़ाम से संबंधित क्वेश्चन आपको मिलते होंगे, उन सारे क्वेश्चनों को किसी भी तरह से आप देखेंगे। इस चैनल को एक बार यदि आप यहाँ से वीडियो को आप देख लेंगे, मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम वाला, तो आपको इसमें कहीं कोई परेशानी नहीं होगी। ये मैं आपसे वादा करता हूँ कि ये चैप्टर आपको समझ में बिल्कुल आएगा और वो सारे क्वेश्चन आपसे बनेंगे। लेकिन छात्रों, मैं ये भी कहूँगा कि थोड़ा सा ये चैप्टर लंबा है, तो लंबा होने के चलते मैं ये चाहता हूँ कि इसको 2 या 3 वीडियो में कंप्लीट करूँ। तो आपसे भी मैं ये कहूँगा कि अगर मैं 2 या 3 वीडियो में इसको कंप्लीट करता हूँ तो आप मेरे 2 से 3 वीडियो को ज़रूर देखेंगे, अगर आपको इस चैप्टर पे पूरा कमांड करना है। और कमांड होगा, ये मैं आपसे वादा कर रहा हूँ कि ये कमांड होगा, लेकिन आप अंत तक मेरे वीडियो को ज़रूर देखेंगे। तो आइए आज हम पढ़ें डाइजेस्टिव सिस्टम। बहुत ही शानदार टॉपिक है ये, डाइजेस्टिव सिस्टम। चलिए, सबसे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम को यदि हिंदी में देखें तो इसको हम कहते हैं पाचन तंत्र। अब मेरा पहला सवाल आपसे ये रहेगा कि हम सिस्टम की यहां पर बात किए हैं, सिस्टम कहते किसे हैं, क्या है सिस्टम? आपसे अगर मैं पूछूं कि ये डाइजेस्टिव सिस्टम की आज हम पढ़ाने वाले हैं, तो सबसे पहले इस चैप्टर के मतलब को समझना पड़ेगा कि डाइजेस्टिव सिस्टम है क्या। तो यहां पर आप एक वर्ड देखिए, डाइजेस्टिव के साथ एक लगा हुआ है वर्ड है सिस्टम। ये सिस्टम का मतलब क्या होता है, तो ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा। हमारे शरीर में जितने भी ऑर्गेन हैं, चाहे वो लीवर हो, पैनक्रियाज हो, या फिर हैंड्स हो, लेग हो, मतलब ब्रेन हो, सारे ऑर्गेन, सब ऑर्गेन का अलग अलग काम होता है। और कुछ ऑर्गेन ऐसे होते हैं जो एक तंत्र बनाते हैं, मतलब सिमिलर काम करते हैं, एक जैसे काम करते हैं। और एक जैसे काम करने वाले जितने भी अंग हैं, उन सारे अंगों के समूह को हम क्या कहते हैं, सिस्टम कहते हैं। अगर ये डाइजेस्टिव सिस्टम में लिखा हूं तो डाइजेशन का मतलब होता है यहां पर पाचन से, यानी कि पाचन के प्रोसेस में भाग लेने वाले जितने भी अंग हैं, उन सारे अंगों को हम डाइजेस्टिव सिस्टम के अंतर्गत रखेंगे। जैसे कि मैं बात करूं रेस्पिरेटरी सिस्टम, जैसे मैं बात करता हूं स्केलेटल सिस्टम, जैसे मैं बात करूं आपको सर्कुलेटरी सिस्टम, तो ये इस प्रकार के कार्यों को करने वाले जितने भी अंग होते हैं, एक जैसे कार्य को, जो सिमिलर कार्य करते हो, एक जैसे कार्य करने वाले सारे अंगों से मिलकर एक सिस्टम बनता है। तो हम सीधे कहेंगे कि ग्रुप ऑफ ऑर्गेन, ऐसे ऑर्गेन का ग्रुप जो एक जैसे कार्यों को करता हो, उसको हम नाम देते हैं सिस्टम के अंतर्गत।
अब अगर हम भोजन के कार्यों को एक जैसे अंग मिलकर कर रहे हैं तो डाइजेस्टिव सिस्टम आ गया। अगर श्वसन से संबंधित कार्यों को कोई अंग कर रहा है तो उन सारे अंगों को मिलाकर रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया। अगर ब्लड के परिवहन में कोई अंग भाग ले रहा है तो उन सारे अंगों को मिलाकर सर्कुलेटरी सिस्टम बन गया। तो इस प्रकार से यहाँ पर सिस्टम का मतलब ये हो गया कि बहुत सारे अंगों का एक ग्रुप है, ऐसे अंगों का ग्रुप है जो भोजन के पाचन में सहायक होता है। उस संपूर्ण अंगों को मिलाकर क्या बनता है? डाइजेस्टिव सिस्टम। सबसे पहले अगर मैं ये पूछूं कि डाइजेशन किसे कहते हैं, डाइजेशन क्या है? डाइजेशन का मतलब क्या होता है? पाचन का मतलब क्या होता है? आप मुझे बताइए। तो ध्यान रखेंगे, डाइजेशन का मतलब यहां पर हुआ पाचन। पाचन क्या है? पाचन हम कहते किसे हैं? तो अगर हम आपसे यह पूछें कि हम भोजन क्यों करते हैं तो आपका यही जवाब होगा कि हम भोजन इसलिए करते हैं ताकि हमारे शरीर को एनर्जी मिल सके। क्योंकि हमारे शरीर की जो बेसिक यूनिट है वो सेल है। पूरा शरीर हमारा सेल से बना हुआ है और सेल को कार्य करने के लिए एनर्जी चाहिए। सेल तभी सही से काम कर पाएगा जब उसके पास एनर्जी हो। ये एनर्जी कहाँ से मिलेगा? भोजन से। तो जो भी हम भोजन लेते हैं उसका एक ही उद्देश्य है कि हमें एनर्जी की प्राप्ति हो, एनर्जी प्राप्त करने के लिए। अब यहाँ पर ध्यान देंगे कि एनर्जी प्राप्त करने के लिए जितने भी हमारे सेल हैं वो सबको भोजन के पार्ट की आवश्यकता है। तो मैं अगर आपसे ये कहूँ कि हम भोजन में क्या लेते हैं, एनर्जी तो हमको चाहिए ही चाहिए। सेल को कार्य करने के लिए नहीं चाहिए, क्योंकि सेल जब सही ढंग से काम करेगा तो सेल के सही ढंग से काम करने के चलते सारे टिश्यू सही से काम करेंगे। जब टिश्यू सही से काम करेंगे तो जितने भी ऑर्गन हैं, चाहे वो हार्ट हो, लिवर हो, लंग्स हो, लेग हो, ब्रेन हो, सारे ऑर्गन सही से काम करेंगे, क्योंकि सबको एनर्जी चाहिए। और आप वैसे भी फिजिक्स में पढ़े होंगे इस बात को कि किसी भी काम को करने के लिए एनर्जी की आवश्यकता होती है। तो ये एनर्जी आता कहाँ से है? भोजन से आता है। और मैं कहूँ कि भोजन में हम क्या भोजन करते हैं तो इसमें तो सिंपल सी बात है, आप चावल खाते हैं, रोटी खाते हैं, दाल खाते हैं, सब्जी खाते हैं, अंडा खाते हैं, मांस खाते हैं, मछली खाते हैं, पनीर खाते हैं, मक्खन खाते हैं, दही खाते हैं, सलाद खाते हैं, बहुत सारी चीज़ों को खाते हैं, बहुत सारी चीज़ों को हम खाते हैं। लेकिन अगर मैं फाइनली आपसे साइंस की भाषा में बात करूं तो हम यही कहेंगे कि जितने भी हम सोर्स भोजन के रूप में इनटेक करते हैं, जो भी चीज़ें हो, उन सारी चीज़ों में हमको मेजर अमाउंट में 3 ही चीज़ मिलती है। और वो 3 चीज़ क्या क्या मिलती हैं? ध्यान से सुनिएगा। जो 3 चीज़ मिलती हैं उसमें एक मिलता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट जिसको हम शुगर भी कहते हैं, जिसको हिंदी में शर्करा कहा जाता है। जैसे मान लेते हैं कि जो भी आप अन्न खाते हैं, चावल हो, रोटी हो या फिर मक्का हो, तो जो अन्न है, जो अनाज है, उसमें प्रचुर मात्रा में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। इसके अलावा जैसे मान लेते हैं कि हम मिठाई खाते हैं, फ्रूट खाते हैं, उसमें भी कार्बोहाइड्रेट की मात्रा है। तो ये कार्बोहाइड्रेट हम लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट के अलावे हम क्या क्या चीज़ लेते हैं? तो हम प्रोटीन लेते हैं, हम प्रोटीन भी लेते हैं। तो प्रोटीन हमको कहाँ से मिल जाता है? प्रोटीन हमको मिलता है दाल से, प्रोटीन मिल जाता है सोयाबीन से, प्रोटीन मिलता है मांस मछली से, कुछ चीज़ों के तेल से भी मिल जाता है। तो प्रोटीन की भी रिक्वायरमेंट हमारे बॉडी को है, प्रोटीन भी हमको प्राप्त हो जाता है। उसके बाद हमको एक और चीज़ मिलता है लिपिड्स। लिपिड्स यानी फैट, जिसको हम वसा कहते हैं। तो वसा भी मिलता है। अब सवाल उठता है कि वसा किन चीज़ों से मिल जाता है? तो जो भी हम ऑयली चीज़ खाते हैं, जैसे मान लेते हैं कि हम बटर खा लिए, घी खा लिए, या फिर सरसों का तेल वगैरह हो गया, या किसी चीज़ का तेल हो, फिर रिफाइन हो गया, इन सब चीज़ों को खाते हैं जो जिसमें चिकनापन ज़्यादा हो, जो ऑयली हो, उसमें हमें क्या मिलता है? लिपिड्स मिलता है, फैट मिलता है। तो भोजन तो हम कुछ भी करें, चाहे वो नॉनवेज करें या वेज करें, जो भी हम भोजन करेंगे उसमें मेजर अमाउंट में यही 3 चीज़ें पाई जाती हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड्स। अब देखिए यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट को हम ग्रहण करते हैं, प्रोटीन को ग्रहण करते हैं, लिपिड्स को ग्रहण करते हैं। लेकिन आप ये पूछ सकते हैं कि सर हम लोग विटामिन भी तो खाते हैं, हम मिनरल्स भी खाते हैं, हम वाटर भी वगैरह लेते हैं। तो जैसे मान लेते हैं कि आपने विटामिन खाया, आप कहते हैं कि सर हम विटामिन भी लेते हैं, आप कहते हैं कि सर हम
मिनरल्स भी लेते हैं, चलिए मिनरल्स लेते हैं, आप वाटर भी लेते हैं, इन सब चीज़ों को लेते हैं। लेकिन ये सब चीज़ें जो हम लेते हैं वो बहुत ही ट्रेस अमाउंट में लेते हैं, बहुत कम मात्रा में लेते हैं। और दूसरी बड़ी बात ये भी है कि हमको विटामिन्स या मिनरल्स इसको लेने के लिए हमको दूसरी चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं है। जो चीज़ हम भोजन में खा रहे हैं, जिन चीज़ों को हम ले रहे हैं, इनटेक कर रहे हैं, उन्हीं चीज़ों में आपको विटामिन्स भी मिल जा रहे हैं, उन्हीं में मिनरल्स मिल जा रहे हैं, उन्हीं में आपको वाटर भी तो मिल रहा है। हालांकि वाटर को हम अलग से भी लेते हैं, लेकिन मान लेते हैं कि दाल अगर हम पीते हैं तो दाल में वाटर तो भी, चावल हम खाते हैं तो चावल के साथ भी पहले उसको वाटर में ही पकाया गया है। तो कुल मिलाकर विटामिन्स की बात अगर हम करें, जैसे मान लेते हैं कि आपने सुना कि हम चावल खाते हैं तो चावल में हमको भरपूर मात्रा में कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, लेकिन उस कार्बोहाइड्रेट के साथ साथ विटामिन भी तो उसमें मिलेगा। जैसे आपको पता है कि चावल में भरपूर मात्रा में विटामिन B1 होता है, तो ये मिलेगा। मिनरल्स की जैसे मैं बात कर रहा हूं, जैसे मान लेते हैं कि आप सब्जियों में पालक खाएं, तो आपको पता है कि पालक सब्जी में आता है, पालक में प्रोटीन भी मौजूद होता है, उसमें कार्बोहाइड्रेट भी है, उसमें कार्बोहाइड्रेट भी है। लेकिन उसी पालक में आपको ये भी पता है कि आयरन भी भरपूर मात्रा में मिलता है। तो आयरन क्या हो गया, मिनरल्स हो गया, खनिज हो गया, ये वहां पर चीज मिला। तो हमको इन चीजों को अलग से लेने की आवश्यकता नहीं है। ये चीजें भोजन के माध्यम से जो चीजें हम ये लेते हैं, इन्हीं में ये भी शामिल होकर हमारे बॉडी के अंदर चला जाता है। इसको हमको अलग से लेने की आवश्यकता विशेष नहीं पड़ती है। अब यहां पर देखेंगे, एक तो बात ये हो गया कि हमें इनको अलग से लेने की विशेष आवश्यकता नहीं पड़ती है। दूसरी बड़ी बात ये भी है कि चाहे विटामिन हो या मिनरल्स हो या वाटर हो, वो तीनों पार्ट ये इतना स्मॉल पार्टिकल्स में होता है, इतना छोटा होता है कि इसको हमारी सेल, जो बॉडी का बेसिक यूनिट कहलाता है, ये सेल आसानी से इन चीज़ों को एब्जॉर्ब कर लेता है, अवशोषित कर लेता है, और इससे उसको एनर्जी मिल जाती है, इससे उसको एनर्जी मिल जाती है। लेकिन ये जो 3 पार्टिकल्स हैं जो मेजर अमाउंट में पाए जाते हैं भोजन में, ये बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं। ये कम्प्लेक्स फूड हम ले रहे हैं, कम्प्लेक्स फूड ले रहे हैं, ज़्यादा मात्रा में इसको ले रहे हैं, और ये बड़े पार्टिकल्स को ले रहे हैं। जबकि आपको पता है कि जो हमारा सेल होता है, जिससे हम लोग का पूरा बॉडी बना हुआ है, ये काफ़ी छोटा होता है। ये तो नग्न आंखों से दिखाई भी नहीं दे सकता है जब तक कि हम इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पर रखकर सेल को ना देखें। तो इतना छोटा सा सेल इतने बड़े बड़े पार्टिकल्स को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, अवशोषित ही नहीं कर पाएगा, और जब तक ये एब्जॉर्ब नहीं करेगा तब तक सेल को एनर्जी मिलेगी ही नहीं, तब तक इसको एनर्जी नहीं मिलेगी। तो इसका मतलब ये निकल जाता है कि कार्बोहाइड्रेट से, प्रोटीन से, लिपिड से हमको एनर्जी की प्राप्ति बिल्कुल नहीं होती है। ये हमको एनर्जी नहीं देते हैं। इसलिए नहीं देते हैं क्योंकि ये बड़े पार्टिकल्स हैं, और ये बड़े पार्टिकल्स को हमारी सेल अवशोषित कर ही नहीं पाएगी। जब अवशोषित नहीं कर पाएगी तो किसी भी परिस्थिति को हमारे सेल के पास एनर्जी नहीं मिल सकता है। अब सवाल होता है कि तब हमारे सेल के पास एनर्जी मिलता कैसे है। अब ये जो बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं, चाहे कार्बोहाइड्रेट हो, प्रोटीन हो या लिपिड्स हो, इस बड़े पार्टिकल्स को छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट किया जाता है, छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ा जाता है, और यही छोटे छोटे पार्टिकल्स में जब टूटता है तो इसके बाद आसानी से इसको सेल एब्जॉर्ब कर लेगा, आसानी से इसको एब्जॉर्ब करेगा और एब्जॉर्ब करके एनर्जी की प्राप्ति करेगा। जब सेल को एनर्जी मिलेगी तो सेल सही से काम करेंगे, जब सेल सही से काम करेंगे तो टिश्यू काम करेंगे, टिश्यू काम करेंगे तो हमारे ऑर्गन काम करेंगे, ऑर्गन काम करेंगे तो हमारा पूरा सिस्टम काम करेगा। तो इस बड़े बड़े पार्टिकल्स का छोटे छोटे पार्टिकल्स में जब तक टूटना नहीं हो पाएगा तब तक सेल उससे एनर्जी की प्राप्ति नहीं कर पाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर डाइजेशन है क्या। इस बड़े बड़े फूड पार्टिकल्स का छोटे छोटे फूड पार्टिकल्स में बदलना ही डाइजेशन कहलाता है। इसी को हम डाइजेशन कहते हैं। हम सीधे ये कह सकते हैं कि डाइजेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिस प्रक्रिया द्वारा भोजन के बड़े बड़े कणों को छोटे छोटे कणों में बदला जाता है, छोटे छोटे कणों में बदला जाता है। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि इस बड़े बड़े पार्टिकल्स का छोटे छोटे पार्टिकल्स में अगर बदलाव होगा तो ये बड़ा पार्टिकल्स है, तो छोटा पार्टिकल्स कौन है जिसको आसानी से एब्जॉर्व करेगा? उस छोटे पार्टिकल्स के बारे में हमको जानना पड़ेगा। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, ये छोटा पार्टिकल्स कौन सा है। छोटे पार्टिकल्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर छोटा पार्टिकल्स है, जब तक वो नहीं होगा तब तक उसको सेल एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, और सेल अगर उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा तो सेल को एनर्जी की प्राप्ति
नहीं हो पाएगी। जैसे यहाँ पर देखिए, हमने कार्बोहाइड्रेट लिया भोजन के रूप में, और जब हमने कार्बोहाइड्रेट लिया तो इस कार्बोहाइड्रेट को छोटे पार्टिकल्स में चेंज किया गया, बदला गया, और छोटे पार्टिकल्स में टूटकर सबसे पहले क्या बनेगा, तो ये बनेगा ग्लूकोज, ये बन जाएगा ग्लूकोज। अब इस ग्लूकोज का भी और छोटा पार्टिकल्स बनेगा, और ये ग्लूकोज का छोटा पार्टिकल्स जो बनेगा वो हो जाएगा आपको ग्लाइकोजेन। ग्लाइकोजेन यहां पर देखें आप, तो कार्बोहाइड्रेट एक बिग पार्टिकल था, बड़ा पार्टिकल था। इस बिग पार्टिकल्स का, इस बड़े पार्टिकल्स का छोटे पार्टिकल्स में बदलाव किया गया, और इस छोटे पार्टिकल्स का और भी छोटे पार्टिकल्स में बदलाव कर दिया गया। अब ये ग्लाइकोजेन जो है ये हमारी बॉडी में स्टोर हुआ, यही हमारे बॉडी में स्टोर हुआ सेल के पास। जैसे सवाल ये पूछेगा कि कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर के अंदर किस रूप में स्टोर होता है, तो ये किस रूप में स्टोर होता है, ग्लाइकोजेन के रूप में स्टोर होता है। अब मुझे यहाँ पर देखिए, इस कार्बोहाइड्रेट का बदलाव पहले ग्लूकोज में हुआ, फिर इस ग्लूकोज का बदलाव किस में हुआ, ग्लाइकोजेन में हुआ। अब ये छोटा पार्टिकल्स हो गया, और ये इतना छोटा पार्टिकल्स हो गया कि अब इसको सेल आसानी से एब्जॉर्ब करेगा और उससे एनर्जी की प्राप्ति करेगा। ठीक उसी प्रकार से प्रोटीन की अगर बात की जाए तो प्रोटीन छोटे पार्टिकल्स में कैसे चेंज होता है, तो सबसे पहले यह चेंज होता है पेप्टाइड्स के रूप में, पेप्टाइड्स के रूप में, या इसी को हम पेप्टोन्स के रूप में भी कह सकते हैं, पेप्टोन्स के रूप में। अब ये पेप्टोन्स फिर जाकर और छोटे पार्टिकल्स के रूप में किस में चेंज होगा, एमिनो एसिड के फॉर्म में, एमिनो एसिड के फॉर्म में। तो प्रोटीन हमारे शरीर में किस रूप में स्टोर हो रहा है, एमिनो एसिड के रूप में सेल के पास स्टोर हो रहा है। अब देखिए तीसरा जो पार्ट है लिपिड्स, लिपिड्स जिसको हम कहते हैं फैट। ये फैट हमारे शरीर में किस रूप में स्टोर हो रहा है, तो फैट का छोटा पार्ट बनेगा फैटी एसिड, फैटी एसिड। और ये फैटी एसिड फिर से छोटे पार्टिकल्स में जब चेंज होगा तो ये किस में चेंज होगा, ग्लिसरॉल के रूप में, ये ग्लिसरॉल के रूप में हमारे बॉडी में जाकर स्टोर हो गया। तो यहां देखें, कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में किस रूप में स्टोर हुआ, ग्लाइकोजेन के रूप में। प्रोटीन हमारे शरीर में किस रूप में स्टोर हुआ, एमिनो एसिड के रूप में। लिपिड्स हमारे शरीर में किस रूप में स्टोर हुआ, ग्लिसरॉल के रूप में। तो यहां पर मैं ये बात बता रहा हूं कि इस कार्बोहाइड्रेट का ग्लूकोज के रूप में परिवर्तन, और फिर ग्लूकोज का ग्लाइकोजेन के रूप में परिवर्तन, यही जो परिवर्तन होता है इसी प्रोसेस को हम पाचन कहते हैं, इसी को हम कहते हैं पाचन। यानी बड़े पार्टिकल्स का छोटे पार्टिकल्स में चेंज होना ही क्या कहलाता है, पाचन कहलाता है। अब आपसे सवाल इस डाइजेस्टिव सिस्टम से किस प्रकार से पूछा जाएगा उसको सुनिए। आपसे पूछेगा कि हमारे बॉडी में कार्बोहाइड्रेट का पाचन किस अंग में होता है, किस ऑर्गन में होता है, और जिस ऑर्गन में होता है तो पाचन होने के बाद उसका छोटा पार्ट्स बनने के बाद वो क्या बनता है, यानी कार्बोहाइड्रेट छोटे फॉर्म में किस में आता है, फिर ये छोटे फॉर्म में किस में आता है। तो जितने भी ये आप कार्बोहाइड्रेट हो गया या प्रोटीन हो गया या लिपिड हो गया, इन सारे भोजन के पार्टिकल्स का पाचन शरीर के अलग अलग ऑर्गन में होता है, अलग अलग ऑर्गन में होता है। तो वे ऑर्गन जहां पर इस फूड पार्टिकल्स का पाचन होता है, जहां पर इस फूड पार्टिकल्स का पाचन होता है, उन सारे ऑर्गन को मिलाकर हम क्या कहते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम, उसको हम कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। तो सवाल आपसे कैसे बन गया कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन मानव शरीर के किस अंग में होता है। पहले तो ये हो गया। आपसे ये पूछा जाएगा कि कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में किस रूप में स्टोर होता है, ग्लाइकोजेन के रूप में। अब देखें यहाँ पर आगे मैं क्या आपको बताने वाला हूँ। इस बात को आप समझ गए कि कैसे किसका पाचन होता है और सवाल को कैसे पूछा जाएगा, इस से संबंधित प्रश्न किस टाइप से आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। लेकिन मैं एक और बात बता देना चाहता हूँ कि भोजन के जो भी पार्टिकल्स हैं, अब उस भोजन के 3 मेजर पार्टिकल्स की मैं खासकर बात कर रहा हूँ, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और
फैट के, वो तीनों पार्टिकल्स छोटे छोटे फॉर्म में टूटते हैं। वो मैंने तो यहाँ पर बता दिया कि किस रूप में टूटेंगे, और जब टूटने की प्रोसेस होगी तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, डाइजेशन कहेंगे। लेकिन आपसे प्रश्न ये पूछा जाएगा कि ये डाइजेशन करवाता कौन है। जैसे हम तो ये जाने, मान लीजिए कि आपसे पूछा जाएगा कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन हमारे शरीर के किस ऑर्गेन में होता है। एक तो सवाल ये हो गया, किस ऑर्गेन में होता है, यानी कहां पर, किस ऑर्गेन में कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज के रूप में बदला जाएगा, उस ऑर्गेन का नाम बताइए। किस ऑर्गेन में कार्बोहाइड्रेट जाकर पचेगा, किस ऑर्गेन में जाकर प्रोटीन पचेगा, किस ऑर्गेन में जाकर फैट पचेगा। एक तो ये सवाल बना। लेकिन ये पचाएगा कौन, पचेगा कहां, ये तो है ही, लेकिन उस अंग में इसको पचाने का काम कौन करेगा। तो देखें, यहां पर ध्यान देंगे, आप एक टर्म सुने होंगे एंजाइम के बारे में। मुझे नहीं लगता है कि आप सब इसके बारे में नहीं सुने होंगे। एंजाइम के बारे में आप जरूर सुने होंगे। एंजाइम हमारी बॉडी के अंदर कैटलिस्ट की भांति कार्य करते हैं, उत्प्रेरक की भांति कार्य करते हैं। और अगर हम इसके कार्य को देखें तो एंजाइम का कार्य यही होता है कि रेट ऑफ रिएक्शन के प्रोसेस को इंक्रीज कर देना या फिर रेट ऑफ रिएक्शन के प्रोसेस को डिक्रीज कर देना। तो यहाँ पर ये क्या होता है, ये एंजाइम हमारे भोजन के पार्टिकल्स पर पड़ते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट पर के साथ मिले या प्रोटीन के साथ मिले या फिर फैट के साथ मिले। जब इसके साथ ये मिलेंगे तो इस कार्बोहाइड्रेट को छोटे फॉर्म में ला देंगे, इसको तोड़कर छोटे छोटे पार्टिकल्स में बदल देंगे। तो एंजाइम हमारे भोजन के पचने के प्रोसेस में मदद करते हैं। भोजन किस ऑर्गेन में जाकर पचता है, इस पचाने के काम को वहां पर कौन करते हैं, एंजाइम करते हैं। तो आपसे किस टाइप का सवाल बना, आपसे सवाल ये पूछा जाएगा कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन मानव शरीर के किस ऑर्गेन में होता है। पहला तो सवाल यही बना। उसके बाद पूछेगा कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन कराने वाला एंजाइम कौन सा है, कौन सा एंजाइम कराता है। फिर आपसे यह सवाल पूछा जाएगा कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन करने वाला जो एंजाइम है, जो पाचन करवाता है, वो एंजाइम किस ऑर्गेन से निकलता है। जैसे मान लेते हैं कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुंह से ही शुरू हो जाता है। आपको इस बात को पता है कि भोजन जो हम करते हैं, उस भोजन के पाचन की प्रोसेस की शुरुआत सबसे पहले मुंह से ही होती है, और मुंह में कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। तो मुंह में कार्बोहाइड्रेट का पाचन हुआ, अब मुंह में कौन सा एंजाइम आया जो इस कार्बोहाइड्रेट को पचाया, और जो एंजाइम आया वो कहाँ से आया, मुंह में कहाँ से आया। तो जो भी एंजाइम होते हैं वो हमारे शरीर में बहुत सारे ग्लैंड होते हैं, उन्हीं ग्लैंड से निकलते हैं। बहुत सारे ग्लैंड्स हैं, हालांकि दो टाइप के ग्लैंड से अभी मैं चर्चा करूंगा। दो टाइप के हमारे बॉडी के अंदर ग्लैंड पाए जाते हैं, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन। इसी ग्लैंड्स के माध्यम से निकलने वाला जो एंजाइम है, वो एंजाइम इस फूड पार्टिकल्स के साथ जाकर मिलता है। अब ये जिस ऑर्गेन में मिले, उस ऑर्गेन में इस फूड पार्टिकल्स का पाचन करता है। तो यहाँ पर आपको अल्टीमेटली दो ही चीज़ों को ध्यान रखना है कि पाचन तंत्र में हमें दो सिस्टम को पढ़ना है। एक तो उस सारे ऑर्गेन के बारे में पढ़ना है जहाँ पर पचने का प्रोसेस होता है, पाचन की प्रक्रिया जहाँ पर होती है। वो कौन कौन से ऑर्गेन हैं जहाँ पर कार्बोहाइड्रेट का पाचन हुआ, वो कौन सा ऑर्गेन हुआ जहाँ पर प्रोटीन का पाचन हुआ, वो कौन सा ऑर्गेन हुआ जहाँ पर लिपिड्स का पाचन हुआ। तो उस ऑर्गेन के बारे में हमको पढ़ना है। दूसरी तरफ हमको उस ग्लैंड्स के बारे में पढ़ना है जिस ग्लैंड से निकलने वाला एंजाइम उस फूड पार्टिकल्स को पचाने का कार्य करता है। तो हम यहां पर दो चीजों को देखेंगे इस पाचन तंत्र में। पाचन तंत्र में जिन हम दो चीजों को देखेंगे, उसमें एक तरफ देखेंगे हम शरीर के वो सभी ऑर्गेन जहां पर पाचन की प्रोसेस होती है, और जहां पर पाचन की प्रोसेस होती है उन सारे अंगों को, यानी सभी पाचन में भाग लेने वाले जितने भी अंग हैं, उन सभी पाचन में भाग लेने वाले अंगों को हम एक नाम देते हैं एलिमेंट्री कैनल, यानी आहार नाल। एलिमेंट्री कैनल, जिसको हम कहते हैं आहार नाल। तो दूसरी तरफ हम किसके बारे में पढ़ेंगे, ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे। उस ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे जहां से एंजाइम निकलकर हमारे भोजन के पार्टिकल्स को पचाने का काम करता है। तो एलिमेंट्री कैनल के तहत हमको क्या पढ़ना पड़ेगा,
तो इस एलिमेंट्री कैनल की तरफ पर सबसे पहले जो अंग आएगा जहाँ पे भोजन का प्रोसेस पाचन की शुरू होती है, वो सबसे पहला ऑर्गेन है माउथ। माउथ यानी मुंह। अब इस माउथ को हम साइंस की भाषा में 3 चीज़ों से जानते हैं। इसी माउथ को हम कहते हैं साइंस की भाषा में बकल कैविटी। बकल कैविटी, इसको हम कहते हैं माउथ कैविटी, और इसको हम कहते हैं ओरल कैविटी। ओरल कैविटी, ये माउथ को हम 3 नामों से यहाँ पर जानते हैं, बकल कैविटी, माउथ कैविटी और ओरल कैविटी। अब इस बकल कैविटी, माउथ कैविटी और ओरल कैविटी से हमारे जुड़े हुए यानी मुंह में 2 ऑर्गन हैं जो भोजन के पाचन में हेल्प करते हैं। और 2 ऑर्गन कौन कौन है? तो हमारे मुंह में ही क्या मिलेगा? टीथ मिलेगा, दांत मिलेगा, और इसी में हमको और क्या मिलेगा? तो इसमें हमको मिल जाएगा टंग यानी जीभ। तो यहाँ पर एक दांत के बारे में पढ़ना है और एक आपको जीभ के बारे में पढ़ना है। अब यहाँ पर देखेंगे दूसरे हम ऑर्गन के बारे में जानने से पहले एलिमेंट्री कैनल के अंतर्गत दूसरा ऑर्गन कौन सा है, इसके पहले थोड़ा सा ये ग्लैंड्स के बारे में यहाँ पर जाने। मैं अभी इस बात को आपको बताया कि हमारे शरीर के अंदर बहुत सारी ग्लैंड्स हैं, जिस ग्लैंड्स को 2 पार्ट में बांटा गया है। हमारे शरीर के अंदर जितनी भी ग्लैंड्स हैं उन सारे ग्लैंड्स को 2 पार्टों में बांटा गया है। एक को हम कहते हैं एंडोक्राइन, एंडोक्राइन, और एक को कहते हैं एक्सोक्राइन। एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन क्या है, यहां पर ध्यान देंगे। एक्सोक्राइन का मतलब हो गया बहिस्रावी ग्रंथि, बहिस्रावी ग्रंथि, और एंडोक्राइन का मतलब हो गया अंतःस्रावी ग्रंथि। अब इस दोनों ग्रंथि में पहले हम डिफरेंस को जानेंगे कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या है और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स क्या है। ध्यान से सुनिएगा। हमारे जितने भी ग्लैंड्स हैं हमारे बॉडी के अंदर, उस ग्लैंड्स को 2 पार्टों में बांटा गया, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन। तो हमारी इस ग्लैंड्स के माध्यम से, चाहे वो एंडोक्राइन हो या एक्सोक्राइन हो, 3 चीजें निकाली जाती हैं। 3 चीजें क्या क्या निकाली जाती हैं? तो एक निकाला जाता है एंजाइम, एक निकाला जाता है एंजाइम, एक निकाला जाता है जूस, और एक निकाला जाता है हार्मोन। ये 3 चीजें हमारी इन ग्लैंड से मिलता है। एंजाइम जो हैं वो जितने भी हमारे बॉडी के अंदर एक्सोक्राइन ग्लैंड है उनसे निकलता है एंजाइम, उनसे एंजाइम निकलता है। और जो भी हमारे शरीर के अंदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं उनसे निकलता है जूस या फिर उनसे निकलता है हार्मोन। यहां पर ध्यान देंगे, एंडोक्राइन जो ग्लैंड है उससे जूस निकलता है या फिर हार्मोन निकलता है, जबकि जो बहिस्रावी ग्रंथि है जिसको हम एक्सोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं, इनसे निकलता है एंजाइम। तो जो हार्मोन होते हैं या जूस होते हैं वो हमारे शरीर के अंदर विभिन्न प्रकार के बदलावों को लाने का काम करते हैं, शरीर में परिवर्तन को कराने का काम करते हैं। लेकिन जो एंजाइम होते हैं वह एट ए कैटलिस्ट काम करते हैं, यानी उत्प्रेरक की भांति काम करते हैं, जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देते हैं या रेट ऑफ रिएक्शन को घटा देते हैं। तो ये एंजाइम भोजन के पाचन में हेल्प करते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमको फाइनली इस डाइजेस्टिव सिस्टम में जिस ग्लैंड्स के बारे में पढ़ना है वो किस ग्लैंड्स के बारे में पढ़ना है? एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में पढ़ना है। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स की अगर मैं बात करूं तो जहां पर मैंने बताया अभी कि कार्बोहाइड्रेट हो या प्रोटीन हो या लिपिड्स हो, सबसे पहले कहां पहुंचेगा भोजन? माउथ में। अब माउथ को हम साइंस की भाषा में क्या नाम दिए थे? बकल कैविटी, माउथ कैविटी या ओरल कैविटी। और इसमें 2 प्रकार के ऑर्गन पाए जाते हैं, एक टीथ और एक टंग। इस मुंह में ही भोजन के पाचन की प्रोसेस शुरू हो जाती है। और मैंने आपको अभी भी बताया कि भोजन के पाचन का प्रोसेस चाहे जिस ऑर्गन में भी हो, लेकिन ये पाचन का प्रोसेस कराता कौन है? तो ये कराने का काम करता है एंजाइम। अब एंजाइम अगर ये मुंह में भोजन का पाचन कराता है तो निश्चित है कि ये एंजाइम किसी ना किसी ग्लैंड से निकल रहा होगा, ऐसा ग्लैंड जो क्या कहलाता है? एक्सोक्राइन ग्लैंड कहलाता है। तो ये किस एक्सोक्राइन ग्लैंड से यहां पर निकलता है ये पाचन कराने वाला एंजाइम? तो यहां पर एक होता है सैलिवरी ग्लैंड,
सैलिवरी ग्लैंड, जिसको हम कहते हैं लार ग्रंथि। लार ग्रंथि। अब यहां पर देखिए, लार ग्रंथि से कोई एंजाइम निकलेगा, जो एंजाइम भोजन के पार्टिकल्स का जो मुंह में आया हुआ है उसका वहां पर पाचन करेगा। माउथ से फिर भोजन कहां जाएगा? फूड पाइप में। माउथ से भोजन जाएगा फूड पाइप में। चूंकि भोजन का पाचन फूड पाइप में होता ही नहीं है, इसलिए यहां पर किसी प्रकार की कोई ग्रंथि नहीं पाई जाती है। उसके बाद भोजन फूड पाइप से पहुंचता है एस्टोमक में। एस्टोमक में पहुंचेगा। जब एस्टोमक में पहुंचेगा, जिसको हम उदर या पेट भी कहते हैं, यहां पर भोजन के फिर किसी न किसी पार्टिकल्स का पाचन होता है। और यहाँ पर भोजन के पार्टिकल्स का अगर पाचन होगा तो निश्चित है कि यहाँ भी कोई एंजाइम निकलेगा, और यहाँ भी कोई एंजाइम निकलेगा तो निश्चित है कि इस यहाँ पर भी कोई ना कोई ग्लैंड्स होगा। तो यहाँ पर जो ग्लैंड है उस ग्लैंड को हम कहते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड, जिसको हम नाम देते हैं जठर ग्रंथि। जठर ग्रंथि। अब यहां पर भोजन के कुछ पार्टिकल्स का पाचन हुआ। एस्टोमक के बाद ये भोजन पहुंचेगा स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में, जिसको हम छोटी आंत कहते हैं। और छोटी आंत में जब भोजन पहुंचेगा तो यहां भी भोजन के किसी न किसी पार्टिकल्स का पाचन होगा। और जब किसी न किसी पार्टिकल्स का पाचन होगा तो निश्चित है कि यहां भी कोई ना कोई एक्सोक्राइन ग्लैंड होगा। और यहां पर जो ग्लैंड है वो दो ग्लैंड हैं। एक ग्लैंड है आपका लीवर। आप सुनते होंगे हमारे शरीर का सबसे बड़ा जो ग्लैंड्स है वो कौन सा है? लीवर है। लीवर, जिसको हम यकृत कहते हैं, इसी को हम जिगर भी कहते हैं। और दूसरा यहाँ पर एक और ऑर्गन जो होता है, एक और जो ग्लैंड्स होता है, उसको हम कहते हैं पैनक्रियाज। पैनक्रियाज। पैनक्रियाज, जिसको हम कहते हैं आग्नेयाशय। आग्नेयाशय। अब यहाँ से इन दोनों ग्लैंड से कोई ना कोई एंजाइम निकलता होगा, जो एंजाइम निकलकर भोजन के पार्टिकल्स का स्मॉल इंटेस्टाइन में पाचन करेगा। और आपको ये पता है कि भोजन का अंतिम रूप से पाचन स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाता है, छोटी आंत में हो जाता है। इसके बाद भोजन का पाचन नहीं होता है, अंतिम रूप से यहाँ पाचन हो जाता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन से भोजन कहाँ पहुँचता है? उसके बाद पहुँचता है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन यानी बड़ी आंत के पास। और जब बड़ी आंत के पास पहुंचेगा तो यहाँ चूंकि भोजन के पाचन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी भोजन के जितने भी पार्टिकल्स हैं वो सारे का पाचन हो चुका है, इसलिए यहाँ पर किसी प्रकार का एंजाइम की आवश्यकता नहीं है। और जब एंजाइम की आवश्यकता नहीं है तो यहाँ पर किसी प्रकार के ग्लैंड्स की भी कोई आवश्यकता नहीं है। उसके बाद भोजन कहाँ पहुँचता है? तो उसके बाद पहुँचता है भोजन एनस वाले पार्ट में। और एनस वाले पार्ट में भी भोजन को पचाने की आवश्यकता नहीं है, तो यहाँ भी किसी प्रकार का कोई ग्लैंड्स नहीं पाया जाता है। किसी प्रकार का कोई ग्लैंड्स नहीं पाया जाता है। तो कुल मिलाकर हमको इस डाइजेस्टिव सिस्टम के अंतर्गत एक तरफ ऑर्गन के बारे में पढ़ना है और दूसरी तरफ हमको ग्लैंड्स के बारे में पढ़ना है। तो इस एलिमेंट्री कैनल की अगर मैं बात करूं, आहार नाल की बात करूं, जो मुंह से शुरू होकर एनस तक गया हुआ है, इस टोटल एलिमेंट्री कैनल की लंबाई है 9 मीटर। 9 मीटर। और अगर फीट में पूछे तो आप क्या जवाब देंगे? 33 फीट। इस पूरे एलिमेंट्री कैनल यानी आहार नाल की लंबाई है 9 मीटर, या फीट में कितना? 33 फीट। तो अब हमें इस डाइजेस्टिव सिस्टम के अंतर्गत देखिए किन किन चीज़ों को पढ़ना है। सबसे पहले तो हम माउथ के बारे में पढ़ेंगे। माउथ के बारे में पढ़ेंगे तो माउथ में यहाँ पर 2 चीज़ें हो गया। एक टीथ के बारे में जानकारी हासिल करेंगे, फिर टंग के बारे में जानकारी हासिल करेंगे, और तब देखेंगे कि यहाँ के भोजन के किस पार्टिकल्स का पाचन हो रहा है और उसको पचाने वाला कौन सा एंजाइम सैलिवरी ग्लैंड से निकलकर आ रहा है जो भोजन के पार्टिकल्स का पाचन कर रहा है। उसके बाद यहाँ से पचने के बाद भोजन आगे जाएगा फूड पाइप में, यहाँ पर भोजन का पाचन नहीं होता है। लेकिन उसके बाद जब पहुँचेगा स्टोमक के पास तो स्टोमक में फिर भोजन का पाचन होता है। तो यहाँ पर जो ग्लैंड है गैस्ट्रिक ग्लैंड, जिसको हम जठर ग्रंथि कहते हैं, यहाँ कौन सा एंजाइम निकलता है जो इस स्टोमक के अंदर भोजन के पार्टिकल्स का पाचन कर देता है।
तो यहाँ पर ये देखना पड़ेगा। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में भोजन जब जाता है तो वहाँ पे दो प्रकार की ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, लीवर और पैनक्रियाज। इनसे कौन सा एंजाइम निकलता है और ये एंजाइम भोजन के किस कंपोनेंट का पाचन करता है, इन्हीं तमाम चीज़ों के बारे में हमको जानकारी लेना है इस डाइजेस्टिव सिस्टम के अंतर्गत। तो कुल मिलाकर हम ये कहेंगे कि हमको इस चैप्टर में एक माउथ के बारे में, फूड पाइप के बारे में, स्टोमक के बारे में, स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में, लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में और एनस के बारे में, यानी 6 ऑर्गेन के बारे में पढ़ना है। तो 6 ऑर्गेन पढ़ेंगे और 6 ऑर्गेन के साथ साथ हम 4 ग्रंथियों के बारे में पढ़ेंगे। 4 ग्रंथि कौन कौन? एक तो सैलिवरी ग्लैंड, दूसरा गैस्ट्रिक ग्लैंड, उसके बाद लीवर और उसके बाद पैनक्रियास। ये इतने पढ़ेंगे। और अब इस किस ग्रंथि से कौन सा एंजाइम निकलता है, भोजन के किस कंपोनेंट का पाचन कहाँ पे होता है। जैसे मान लेते हैं कि हम एक आपको डेमो के तौर पर बता रहे हैं कि मान लीजिए कि स्टोमक में जब भोजन पहुँचता है, जब कार्बोहाइड्रेट पहुँचता है तो वहाँ पर कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। तो आपसे पूछेगा कि स्टोमक में जिस कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है उसको पचाने वाला एंजाइम कौन है, या पूछ देगा कि वो एंजाइम किस ग्रंथि से निकल कर आता है। तो यही सारा क्वेश्चन आपको इस चैप्टर के अंतर्गत पढ़ना है। अगले क्लास में मैं इस चैप्टर के शुरू से सबसे पहले माउथ से स्टार्ट करूंगा और माउथ में जो भी चीज़ें पहले होगी उस पर मैं डिस्कस करूंगा। उसके बाद मैं चर्चा करूंगा कि कौन सा इसमें एंजाइम आकर और भोजन के किस कंपोनेंट का पाचन करा रहा है। आप मेरे दूसरे वीडियो तक का इंतजार कीजिए और तब तक आप एंजॉय करते रहिए। धन्यवाद।